Good morning to all. Good I'm morning, audible to sir. you, बेटा? Yes, sir. कुछ स्टूडेंट आई थिंक ज्वाइन हो रहे हैं मगर उनका प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन होने के लिए। मैं उनको ज्वाइन करूंगा, उसके बाद में हमारा क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो उसका उनकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा रुक गया था हमारा क्लास। एनरोल करूंगा मैं उनको भी, नो इश्यू। चलो, नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। अभी हमारा नेक्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो देखो, हमने मार्फोलॉजी तक आए थे हम कॉकरोच के। ओके, तो एक बात बतानी पड़ेगी कॉकरोच से रिलेटेड। कॉकरोच एक कर्सोरियल एनिमल, कर्सोरियल। आपको आइडिया है कि कर्सोरियल किसे बोलते हैं? व्हाट इज कर्सोरियल? कॉकरोच इज अ कर्सोरियल एनिमल। किसे बोलेंगे बेटा कर्सोरियल? कर्सोरियल कशाला म्हणतात? कर्सोरियल म्हणजे काय? जे फास्ट रनर असतात जमिनीवरून, त्याला आपण कर्सोरियल म्हणत असतो। दीज आर द कर्सोरियल एनिमल्स। देखो, अभी छोटा सा एनिमल होता है ये कॉकरोच, मगर जमीन के ऊपर से बहुत फास्टली मूव करता है। देखो बेटा, तो फास्टली रन करता है। इसकी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल्ड एज अ कर्सोरियल एनिमल। उसको कर्सोरियल एनिमल कंसिडर करेंगे। अभी देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जब हम मार्कोलॉजी हमने स्टार्ट कर दिया था कॉकरोच का, तो इस मार्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये एक्सोस्केलेटन प्लेट में डिवाइड होता है। ओके, डॉर्सल साइड के प्लेट्स में और उसके बाद में वेंट्रल साइड के प्लेट्स में। तो डॉर्सल साइड के प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, और उसके बाद में वेंट्रल साइड के प्लेट्स को क्या बोलते हैं? Exoskeleton of cockroach is divided into two parts, that is plates of the external means upper part में dorsal part and plates of ventral part। क्या होता है वो बता सकता है मुझे कोई? मैं जो आपको क्वेश्चन पूछा था डॉर्सल साइड पहले को लेक्चर। टर्जिट्स कहते हैं यस, वेरी गुड। और वेंट्रल और साइड के वेंट्रल प्लेट्स को? साइड को स्टर्नाइट्स कहते हैं। वेरी गुड, करेक्ट। दैट इज स्टर्गाइट और स्टर्नाइट।
मेरी स्क्रीन आपको विजिबल दिख रही है क्या बेटा? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस ओके। तो दोनों को देखो, और दोनों को कंबाइनली हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज स्क्लेराइड्स। ये एक टफेस्ट टाइप का मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल होता है मगर टफेस्ट होता है। दिसायला फ्लेक्सिबल असतं, म्हणजे जर आपण त्याला हात लावला तर पण टफ असतं बेटा हे एकदम असं इझिली ब्रेक होत नाही. हे जे वरचं एक्झोस्केलेटन असतं ते सहज सर आवाज येत नाही. नो सर अभी आ रही है क्या बेटा आवाज मेरी आपको? यस सर सर यस ओके। तो देखो, अभी डायरेक्ट हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग। तो देखो, अभी हमने ये मॉर्फोलॉजी देखी थी कॉकरोच की, तो इसके अंदर जो 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसके बॉडी के, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और हेड को थोरैक्स के साथ में जो अटैच करता है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो हेड को थोरैक्स के साथ में अटैच करेगा, मैंने उसका नाम आपको बताया था। क्या बताया था आपको इसके बारे में? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, दिस इज द एग्जैक्ट डिवाइडेशन ऑफ कॉकरोच बॉडी, बट हेड इज अटैच्ड टू आर्टिकुलर thorax मेम्ब्रेन region that is responsible for attachment between the tergite and sternite beta। तो वो टर्गाइट को और स्टर्नाइट को एक दूसरे के साथ में अटैच करता है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ऑर्थोपीडियल मेम्ब्रेन। बट when head is attached to thorax region, here flexible part is present, flexible structure is present, so that flexible structure is called as, क्या बोलेंगे उसको? उसका नाम होता है सर्विकम। त्याला सर्विकम म्हणतात। सर्विकम मीन्स अ नेक लाइक स्ट्रक्चर। सर्विकम, सर्विकम इट इज एक्ट एज नेक, नेक की तरह काम करेगा ये। दिस इज अ फ्लेक्सिबल नेक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट बिटवीन द हेड एंड थोरैक्स रीजन। हेड को थोरैक्स रीजन के साथ में अटैच करता है ये स्ट्रक्चर, ये पार्ट। इसके बाद में यहाँ पे कुछ डायग्राम आपको दिए गए, देखो हियर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉकरोच। ये 3 पेयर है देखो,
एक यहाँ पे है, दूसरा वाला यहाँ पे है और तीसरा वाला यहाँ पे है। तो और उसके बाद में इसके ऊपर दो पेयर्स विंग्स के होते हैं। एक इसके नीचे ये दिख रहा है ना आपको पूरा ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये एक पेयर है। उसके नीचे एक दुसरी पेयर प्रेझेंट होती बेटा. त्याच्या खालच्या साईडला एक पेयर प्रेझेंट असते विंगची. जे इकडच्या साईडला जसं एक विंग आहे तशा प्रकारचं दुसऱ्या साईडला सुद्धा दुसरं विंग असतं. अशा दोन पेयर्स, म्हणजे इथे आपण काय लिहू शकतो की टू पेयर्स ऑफ विंग्स, पेयर ऑफ wings and three pair of legs. On the basis of this, we include this animal in a insecta class. किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम इसको? इंसेक्टा क्लास के अंदर इंक्लूड करते हैं ड्यू टू दिस फीचर. अभी देखो बाकी के मॉर्फोलॉजी के ऊपर हमको फोकस करना है की कसं असतं याचं स्ट्रक्चर पूर्ण बॉडीचं, ते आपल्याला डिटेल मध्ये डिस्कस करायचं आहे आता. तो इसका हेड रीजन हम पहले डिस्कस करेंगे. तो हेड रीजन ऑफ दिस कॉकरोच इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू फ्युजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. देखो पूर्ण हेड बघा, याचं हे जे स्ट्रक्चर आहे ते ये अशा प्रकारचं असतं. हेड जो होता है उसका वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और उसके अंदर 6 सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं. दीज आर अटैच टू ईच अदर. ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलेंगे? हेड रीजन. उसका शेप ट्रायंगुलर शेप है, इसके ऊपर आईज प्रेजेंट है, उसके बाद में यहाँ पे एंटेना नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. तो एंटेना क्यों बोलेंगे इसको? क्या रीजन होगा उसके पीछे? दिस वन इज एंटेना, दिस वन इज द एंटेना ऑफ दिस कॉकरोच. क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा ये बताओ मुझे. यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस? यस यस, वेरी गुड. दैट इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द डायरेक्शन. डायरेक्शन को मेंटेन करता है. दूसरा क्या काम करेगा बेटा ये? अनदर वर्क ऑफ दिस, करेक्ट है, आपने As एक a जो बताया कि sensory डायरेक्शन. organ. येस, व्हेरी गुड. दॅट इज ऍक्ट ॲज अ सेन्सरी ऑर्गन. करेक्ट आहे. तो सेन्सरी ऑर्गन म्हणून काम करत असतो. आता कोणत्या प्रकारचे सेन्सरी करतो ते सुद्धा आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करू. का पहिल्यांदा आपल्याला बाकीचे स्ट्रक्चर बघायचे आहे. इट शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक. इसकी जो नेक होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से वो सभी डायरेक्शन को चेक कर सकता है, देख सकता है. बघा त्याची फ्लेक्सिबल एवढी नेक एवढी फ्लेक्सिबल असते की त्या ठिकाणी तो कोणत्याही पार्ट मध्ये जर एखादा फूड वगैरे असेल, एखादा छोटा मायक्रो ऑर्गॅनिझम असेल तर तो त्या डायरेक्शनला मूव्ह करू शकतो त्याला. एवढी फ्लेक्सिबल नेक याची असते. आणि एक तुम्हाला कॉकरोचची स्पेशलिटी सांगतो. इसकी एक स्पेशलिटी होती बेटा कॉकरोच की, इसकी अगर नेक को भी हमने कट किया, नेक को भी हमने कट किया तो ये एनिमल ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है. ये इसकी अगर नेट को भी हमने कट किया तो ये एनिमल ज्यादा टाइम के लिए जिंदा जिंदा रह सकता है. ऐसा क्यों होगा? अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने क्या कर दिया, नेक को कट कर दिया, तो थोड़े टाइम के बाद में, सॉरी, थोड़े टाइम के बाद में वो ह्यूमन बींग जो है मर जाएगा. मगर ये जैसे इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि कॉकरोच, इसके नेक को हमने कट भी कर दिया तो थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहता है और कुछ टाइम के बाद में मरता है. लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में मरता है. क्या रीजन होगा उसके पीछे? इसका एक ही रीजन होता है उसका. देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसका रीजन. क्योंकि इसका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में 3 गैंग्लियंस होते हैं, सॉरी 2 गैंग्लियंस होते हैं उसके हेड रीजन में. तो उस हेड रीजन के पार्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं. और बाकी के गैंग्लियंस होते हैं उसके नर्वस सिस्टम के, वो उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं. एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. इसका और इसका उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है. ये इस इधर के पार्ट को कंट्रोल करेगा, इस साइड के हेड के पार्ट को कंट्रोल करेगा. और ये जो गैंग्लियंस होते हैं ना, थोरैसिक एरिया में पाए जाने वाले या फिर एब्डोमिनल एरिया में पाए जाने वाले, ये वहां के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं. अगर हेड कट भी हो गया तो इसकी वर्किंग स्टॉप नहीं होगी, इसकी वर्किंग चलती रहेगी. ये जो पार्ट है इसका वर्किंग चलते रहेगा, इसकी वजह से वो जिंदा रहेगा ज्यादा टाइम के लिए, मगर कुछ टाइम के बाद में मरेगा. अब कुछ टाइम के बाद में क्यों मरेगा, क्या रीजन होगा उसके पीछे, बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? थोड़ा टाइम जाएगा उसके बाद में मगर मर जाएगा वो. क्यों मर जाएगा वो बाद में? सिंपल सी बात है ये. थोड़ा वेळासाठी जिवंत राहणार. Respiration, sir. रेस्पिरेशन इसका थोड़ा अलग होता है बेटा. इसका रेस्पिरेशन जो होता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, इसको स्पायरेकल्स बोलते हैं.
इस स्पाइरेकल के द्वारा ही उसका जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है ऑक्सीजन वो अंदर जा सकता है। ये स्पाइरेकल्स है, दीज आर द स्पाइरेकल्स। तो उसका रेस्पिरेशन के ऊपर उतना ज्यादा इम्पॅक्ट नाही गिरेगा। हेड रिजन म्हणल्यानंतर काय असणार, इथं माउथ असणार, तर माउथ मधून जर फूड नाही गेलं तर मात्र त्याची डेथ होत असते काही वेळानंतर। तोपर्यंत तो स्टेबल राहत असतो। आपलं तसं नाही, आपल्यामध्ये कसं आहे की ब्रेनचं कनेक्शन आहे स्पायनल कॉर्डद्वारे बॉडी सोबत। मग आपला जर समजा इथून ब्रेन आपलं हे नेक कडे झाली तर काय होईल की ब्रेनचं बॉडी सोबतचं कनेक्शन डिस्टर्ब होऊन जाईल पूर्णपणे आणि त्या पर्सनची डेथ होऊन जाईल। आणि त्याच्यामध्ये तसं नाहीये, याच्यामध्ये काय व्हायला की ब्रेनचं कनेक्शन वरचं जे आहे ते वेगळं आहे, खालचं थोरॅक्स रिजन मधलं आणि अब्डोमिनल रिजन मधलं वेगळं आहे। त्यामुळं ब्रेन जरी कट झाला तरी थोड्या वेळासाठी तो सर्व्हाइव्ह करू शकतो, मात्र नंतर त्या काही वेळानंतर त्याला फूड बॉडीमध्ये न गेल्यामुळे मरणार। कारण की माउथ रिजन कुठं आहे, हेड याच्यामध्ये आहे, हेड मध्ये प्रेझेंट असते याचं, त्यामुळं। तर हे एक स्पेशल फीचर आहे इन्सेक्टच्या बाबतीमध्ये, स्पेशली कॉकरोचच्या बाबतीमध्ये। दिस इज अ स्पेशल फीचर अबाउट कॉकरोच और अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो। क्लियर? तो दूसरी अभी देखिए हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो हेड बियर्स अ थ्रेड लाइक एंटीनी और एंटीना। इसके अंदर एंटीना होते हैं या एंटीनी होते हैं, तो ये वाला है एंटीनी, दोनों को मिलके हम एंटीनी बोलेंगे, सिंगल को हम एंटीना बोलेंगे। उसके बाद में कंपाउंड आइज, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। You know what is the difference between the compound eyes and simple eyes? कंपाउंड आइज, इसके अंदर जो आइज पाए जाते हैं वो कंपाउंड आइज होते हैं, हमारे अंदर जो आइज पाए जाते हैं वो सिंपल आइज होते हैं बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज? देखो, हेड बियर्स अ थ्रेड लाइक एंटीनी और कंपाउंड आइज। व्हाट माय कंपाउंड आइज? एनीबॉडी फ्रॉम यू? कंपाउंड आइज क्या होगी? ये सिंपल आई से अलग क्यों? हाँ बोल। कंपाऊंड आईज मुळे ते ऑब्जेक्ट मोठं दिसते। येस 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 येस। कसं असतं माहित आहे का कि यांच्या डोळ्यामध्ये, देखो इनके जो आईज होते हैं, इस आईज के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ओमैटिडिया। उसका भी डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं। These small structures are called the ommatidia और ommatidium। सिंगल को ommatidium बोलेंगे और नंबर ऑफ को ommatidia बोलेंगे। हमारे जैसा नहीं रहता इसके अंदर, हम क्या करते हैं, एक ही विजन, एक ही ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, मगर ये क्या होते हैं कि इनके ओमेटिडिया के ऊपर, अलग अलग ओमेटिडिया के ऊपर अलग अलग इमेज फॉर्म होते। जसं तुम्ही एखाद्या वेळेस बघा, ते आपल्याला चक्कर आल्यानंतर कसं की 3-4-4-5 माणसं दिसतात बघा एखाद्या वेळेस अचानकच, तशा प्रकारची फीचर आहे याच्यामधल्या कॉकरोच मध्ये। त्याचं रेग्युलरच आहे ते। रेग्युलरचं काय असतं माहिती आहे का, त्यांच्या डोळ्यामध्ये ओमेटिडिया नावाचे स्ट्रक्चर असतात, छोटे छोटे स्ट्रक्चर असतात हे ओमेटिडिया नावाचे, आणि या प्रत्येक ओमॅटिडियावर एक इमेज फॉर्म होत असते, प्रत्येक ओमॅटिडियावर एक इमेज फॉर्म होत असते, आणि या सगळ्या इमेजेस कंबाईन होऊन एक ब्लर इमेज फॉर्म होत असते। ओके, आता अशा प्रकारचं कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर असल्यामुळं ओमॅटिडियाचं, याला अपन क्या कंसिडर करना, दिस वन इज कॉल्ड द कंपाउंड आइज। इसको कंपाउंड आइज कहा जाता है बेटा। अशा प्रकारचे जे आईज असतात, या आईज ना आपण काय कन्सिडर करत असतो, कंपाउंड आईज कन्सिडर करायचं। आपल्यामध्ये तसं नाहीये, आपल्यामध्ये एक सिंगल विजन असतं। सिंगल विजन म्हणजे एकच इमेज आपल्याला दिसणार आणि तीच आपण प्रॉमिनंटली ऑब्झर्व करणार। यांचं आयसाईट तेवढं स्ट्रॉंग नसतं, कोणाचं कॉकरोचचं, मात्र आपलं आईसाइट जे असतं ते कसं असतं, स्ट्रॉंग असतं। आवर आईसाइट इज स्ट्रॉंग एज कम्पेयर टू कॉकरोच। ओके, उनको ब्लर इमेज दिखती है क्योंकि उतनी सारी इमेज कंबाइन होना, फिर उसके बाद में दिखाई देना, ये फीचर थोड़ा सा अलग टाइप का फीचर होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा इनके लिए। इसकी वजह से उतना विजन जो होता है इनके अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। विजन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ दिस एनिमल। ओके, अभी देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, समझ में आया क्या आपको कंपाउंड? और उसके आईज को वो रोटेट कर सकता है बेटा, डिफरंट डायरेक्शन को, अलग अलग एरिया को थोडेसे रोटेट सुद्धा करू शकतो त्याच्यामधल्या ओमेटिडिया तो। तुम्हाला कंपाउंड आईज आणि सिंपल आईज मधला फरक लक्षात आला का मला सांगा? दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नाउ अभी देखो एंटीना, एंटीना का जो आपने फंक्शन बताया था, ऑल फंक्शंस आर करेक्ट। दिस स्ट्रक्चर एंटीनी is responsible for searching their food
in vicinity. Searching their food in vicinity means जे आता कारण डार्क एरियामध्ये जास्त ऍक्टिव्हेट असणार अॅनिमल आहे. नॉक्टर्नल आहे हा. नॉक्टर्नल असल्यामुळे डार्क एरियामध्ये ऍक्टिव्हेट असतो हा. मग अशा केसमध्ये फूड सर्च करण्यासाठी याला प्रॉब्लेम येत असतो. मग हे जे अँटेनाज असतात, हे अँटेना एक प्रकारचा सेंसरी ऑर्गन है, तो ये क्या करता है उस फूड के स्मेल की वजह से या फिर उसके टच की वजह से वगैरह वो उसको फील कर सकता है, समझ सकता है और समझने के बाद उसको खाता है. तो ये जो है दिस इज अ स्पेशल फीचर विच इज ऑकर इन केस ऑफ द कॉकरोच. दिस एंटेना is useful for are useful for searching their food in a vicinity. vicinity के अंदर उसके फूड को सर्च करने के लिए वो यूज होता है. इसका दो सेंसेशन इसके अंदर कॉमन है. एक तो टैक्टाइल सेंसेशन, टैक्टाइल, और दूसरा सेंसेशन जो होता है वो ऑल्फॅक्टरी सेंसेशन. दोन गोष्टीसाठी आवश्यक आहे बेटा. एक तर टॅक्टाइल सेंसेशन आणि दुसरा ऑल्फॅक्टरी सेंसेशन. यू नो टॅक्टाइल सेंसेशन, antenna are responsible for tactile sensation as well as olfactory sensation. Both, दोनों सेंसेशन के लिए इसेंशियल होता है. तो व्हाट इज बाय टैक्टाइल, व्हाट इज बाय ऑल्फैक्टरी? कोई बताएगा क्या मुझे इसका मीनिंग क्या होता है टैक्टाइल का और ऑल्फैक्टरी का? खूप सोपा आणि साधा कन्सेप्ट आहे. इट्स अ व्हेरी इझी कन्सेप्ट. टॅक्टाइल मीन्स टच रिलेटेड सेन्सेशन. टच रिलेटेड सेन्सेशन. टच जर झाला एखाद्या ऑब्जेक्टचा वगैरे तर तो चेक करू शकतो. त्याला त्याची आयडिया भेटत असते. आपल्या स्किन सारखं काम करतो तो अँटेनाचा. दैट इज एक्ट लाइक आवर स्किन. टैक्टाइल सेंसेशन बोलेंगे उसको. और दूसरा ऑल्फैक्टरी सेंसेशन. ऑल्फैक्टरी सेंसेशन मीन्स स्मेल रिलेटेड सेंसेशन. स्मेल से अगर कोई स्मेल है तो वो स्मेल को डिटेक्ट करेगा. ऑल्फैक्टरी वो भी सेंसेशन का काम इस एंटेना का होता है. देखो स्मेल रिलेटेड सेंसेशन, कोणत्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचं स्मेल जे येत असतं त्या स्मेलला डिटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा अँटेना आवश्यक असतात. दॅट्स वाय इट इज ऑल्फॅक्टरी ऑल्सो. ऑल्फॅक्टरी. तुम्ही कॉक्रोच बघितला असेल बघा एखादा असते तिथे अँटेना असे रोटेट करतो बघा प्रत्येक वेळेस. तुम्ही जर केअरफुली त्याला जर ऑब्झर्व केलं कॉक्रोचला तर केअरफुली ऑब्झर्व केल्यानंतर तो काय करतो त्याचे जे एंटेनाज असतात उसके जो एंटेनाज होते हैं वो एंटेना रोटेट करता है बेटा. ओके. क्यों रोटेट करता है? क्योंकि वो उसके फूड को सर्च करता है या फिर कोई दूसरा एनिमी उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करता है ये इस एंटेना के द्वारा. तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके हेड के ऊपर का. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज वेल एज दे चेकिंग द ग्राउंड वाइब्रेशंस आल्सो. दे चेकिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन आल्सो. यू नो ग्राउंड वाइब्रेशंस, that is useful for checking the ground vibrations also. ग्राउंड व्हायब्रेशन म्हणजे जर समजा बघा आपण असं पाय जरी वाजवला तरी ते खूप जोरात पळत असतात बघा. टच जरी काही जमिनीला झाला आणि ऑटोमॅटिकली त्यांना असं तेवढं प्रॉपरली दिसत नसतं आपल्यासारखं. बट ग्राउंड व्हायब्रेशन वो डिटेक्ट कर सकते विथ हेल्प ऑफ द अँटेना. त्याच्या अँटेनाद्वारे तो ग्राउंड व्हायब्रेशनला चेक करतो आणि जरा जरी ग्राउंड व्हायब्रेशन त्याला दिसलं तर तो काय करतो ते डायरेक्शन चेंज करतो आणि निघून जात असतो. दीज आर सम स्पेशलिटी ऑफ कॉकरोच विच इज ड्यू टू एंटेना. वो किसकी वजह से होते हैं? उसके एंटेना की वजह से होते हैं. अनदर वन स्ट्रक्चर विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ दिस एंटेना. इसके बेस पे एक व्हाइट कलर के दो स्पॉट्स होते हैं बेटा. इस व्हाइट कलर के स्पॉट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज ऑसिलर स्पॉट. देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं मेंशन किया है. एट द बेस ऑफ एंटेना some blind spots are present. That blind spots are called as oscillar spot. इकडच्या साइडला एक आणि इकडच्या साइडला एक. At the base of antenna, they are having some spots, white color spots. That white color spots are called the oscillar spot. अँटेनाच्या बेसला व्हाईट कलरचे स्पॉट असतात त्याला आपण ऑसिलर स्पॉट असं कन्सिडर करत असतो. दीज आर द ऑसिलर स्पॉट. तो इसका कोई प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है. दीज आर द सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स. मगर वो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर भी ऐसे होते कि एंटेना के बाजू में होते. दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ द एंटेना. दे आर प्रेझेंट. दे आर नॉच लाइक स्ट्रक्चर. नॉच लाइक स्ट्रक्चर म्हणजे खड्ड्यासारखे छोटे छोटे खड्डे असल्यासारखे असतात व्हाईट कलरचे. यांना आपण ऑसिलर स्पॉट असं कन्सिडर करतो. उसके बाद में देखो इसमें जो कंपाउंड आईज है, दिस कंपाउंड आईज हैविंग
different type of ommatidia. Number of ommatidia are present in their compound eyes. Number of ommatidia are present in their compound eyes. त्यांच्या compound eyes मध्ये अशा प्रकारचे छोटे छोटे नंबर ऑफ ओमॅटिडिया प्रेझेंट असतात. ओके, सिंगलला आपण ओमॅटिडियम म्हणणार आणि नंबर ऑफ ला काय म्हणणार आपण, नंबर ऑफ आर कॉल्ड एज अ ओमैटिडिया, उसको ओमैटिडिया बोलेंगे बेटा. ऐसे ओमैटिडिया होते हैं एंड ईच ओमैटिडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. हर एक ओमैटिडिया जो होता है वो उसके ऊपर इमेज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग. माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला? आई एम ऑडिबल टू यू? हेलो? येस सर. ओके. हाँ, तो ईच ओमेटिडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. हर एक ओमेटिडिया क्या करता है, उसके ऊपर इमेज को फॉर्म करता है. और ये सारी इमेजेस जो होती है, ऑल इमेजेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज ब्लर इमेज. लार्ज ब्लर इमेज. देखो, सभी ओमेटिडिया की इमेजेस कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद एक इमेज फॉर्म होती है, मगर वो इमेज थोड़ी सी ब्लर टाइप की होती है. दैट इमेज इज ब्लर. ब्लर, ब्लर आपको मालूम है. अब देखो, फोटोग्राफी आ गई मोबाइल में, इसकी वजह से ब्लर वर्ड सबको मालूम हो गया. तो ब्लर क्या होता है बेटा? पढ़े ना ब्लर. दिस इज सिंपल इंग्लिश वर्ड, ब्लर इमेज. ब्लर इमेज, दिस इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड. दे फॉर्म अ ब्लर इमेज. हाँ, बोल बोल, बरोबर आहे. ब्लर म्हणजे धुंदरा दिखताय. हा, थोडस अंधोक टाईपची इमेज बेटा, एकदम असं क्लिअर नसणारी, त्याला आपण काय म्हणणार, दॅट वी कॉल्ड एज अ ब्लर इमेज. तसं ट्रान्स एकदम असं आपल्याला जसं क्लिअरली दिसते तशा प्रकारचं क्लियर इमेज याच्यामध्ये तयार होत नसते. इसके अंदर सॉरी, इसके आईज की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ब्लर टाइप की होती है. और क्यों ब्लर टाइप की होती है? क्योंकि इतने सारे जो इमेटिडिया इसके अंदर प्रेजेंट है, वो इमेटिडिया, हर एक इमेटिडिया इमेज फॉर्म करेगा और वो इमेज जब कंबाइन हो जाएंगी तो कंबाइन होने के बाद ब्लर इमेज का फॉर्मेशन होता है. उसकी वजह से इसका जो आईसाइट है वो आईसाइट उतना स्ट्रांग नहीं होता है. दैट इज नॉट वेरी स्ट्रांग. ओके, परफेक्ट नहीं होता है हमारी तरह. आपको बोले, आप लगेंगे, आपको लगेगा सर इसके अगर अंदर इतना ब्लर इमेज अगर इतना प्रॉपर नहीं फॉर्म होता है तो फिर वो फूड को कैसे सर्च करते, या फिर जो भी उसका एनिमी वगैरह होता है या फिर कोई दूसरी चीज होती है उसको कैसे इतनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते. उसके अंदर का जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन होता है ना बेटा, दैट ऑल्फैक्टरी और टच रिलेटेड सेंसेशन, टैक्टाइल सेंसेशन, these two sensation are very prominent, very proper. उसकी वजह से क्या करेंगे, वो फूड को भी अच्छी तरह से सर्च कर पाएंगे, या फिर उसके बाद में अगर कोई एनिमी उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको भी अच्छी तरह से सर्च कर पाएंगे. इमेज आईसाइट उतनी स्ट्रांग नहीं होगी इसकी, मगर ऑल्फैक्टरी स्मेल की, सॉरी, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन की वजह से या टैक्टाइल सेंसेशन की वजह से वो अच्छी तरह से जो भी कुछ प्रोडक्ट होगा उसके बाजू में, फूड प्रोडक्ट होगा या फिर कोई एनिमी उसके ऊपर अगर अटैक कर रहा है तो दोनों को भी वो डिटेक्ट कर सकता है. ओके, इट डिटेक्ट बोथ थिंग्स. दोनों को भी चेक करेगा बेटा ये. क्लियर? उसके बाद में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर हैविंग च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. दे आर हैविंग च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. याच्या माउथ पार्टची स्पेशलिटी असते. इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स, दे आर च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप. चावणे आणि काय म्हणतात त्याला आपण, चावल्यानंतर ते असं चघळणे एक प्रकारे, तशा प्रकारचे माउथ पार्ट्स असते बघा. त्याच्यासाठी युजफुल असणारे, च्यूइंग एंड बाइटिंग के लिए यूजफुल होने वाले माउथ पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. हमारे इसमें माउथ में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, बता सकता है कोई? इसको हम कंपेयर करेंगे. कोई बताएगा मुझे Teeth. हमारे माउथ के अंदर? यस. नेक्स्ट, अभिजीत, इन योर Tongue.
आता येतोय आवाज हो सर येतोय. ना? ओके ओके चालेल बेटा. ओके. तो बघा आता आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करायचा आहे. आपलं याच्याबद्दल आपण डिस्कशन केलं होतं. कशाबद्दल? सॉरी. हा एंटीना तो अँटेना आणि आईज बद्दल डिस्कशन केलं होतं आपण. तर आता पुढचा पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा है. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन पॉइंट. तो इसमें च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स. तो च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट जो होते हैं स्पेशली ये कैसे होते हैं, देखो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मगर इसका जो मॉर्फोलॉजी यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, फोटोग्राफ, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले. तो देखो दीज आर द फिलीफॉर्म एंटीनास. दीज आर दी फिलीफॉर्म एंटीनास. ये वाला और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर दी फिलीफॉर्म एंटीनास. ये फिलीफॉर्म एंटीनास है देखो. इसके बाद में ये जो ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ प्रोनोटम. इसको प्रोनोटम कहा जाता है. उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये ब्लैक कलर का पूरा, ये जो है दीज आर दी कंपाउंड आइज. इसको कंपाउंड आइज बोलेंगे. और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को मिलके हम बोलते हैं हेड रीजन. स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेड रीजन. उसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है, देखो इसका थोरैक्स रीजन यहां तक होता है. थोरैक्स रीजन, इस थोरैक्स रीजन के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं. 3 सेगमेंट कौन से होते हैं? एक होता है प्रोथोरैक्स, उसके बाद में दूसरा वाला होता है देखो मेसोथोरैक्स, और तीसरा वाला जो होता है उसका नाम होता है मेटाथोरैक्स. एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 3 सेगमेंट. फर्स्ट वन इज द प्रोथोरैक्स, सेकंड वन इज द मेसोथोरैक्स, थर्ड वन इज द मेटाथोरैक्स. क्लियर? After that, here another one structure that is abdomen. This abdomen is divided into number of segments, near about 10 segments. Okay. इस 10 segment में यहाँ से इसका स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9th नंबर का जो होता है वो 10th के साथ में अटैच होता है. 9th नंबर का सेगमेंट अटैच टू द 10th सेगमेंट. तो और देखिए यहाँ पे उसके 2 विंग्स है देखो, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. दिस इज द फर्स्ट वन विंग्स, दिस इज द सेकंड विंग. ये जो होता है वो उसके प्रोथोरैक्स को, मेसोथोरैक्स को अटैच होता है, दूसरा मेटाथोरैक्स को अटैच होता है. ऐसे 2 पेयर्स, जैसे इस साइड को दिख रहे हैं हमको विंग्स, उसी ऐसे इस साइड को भी विंग्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे भी हियर आल्सो. तो ये इधर साइड को जैसे है सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा. तो ये पेयर पे प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में तीसरा वाला स्ट्रक्चर, ये इसके लेग्स देख रहे हैं देखो. तो दीज आर लेग्स. तो ये फर्स्ट वन पेयर है लेग की, ये सेकंड वन पेयर है, और ये जो है वो थर्ड वन पेयर है. फर्स्ट वन पेयर इज अटैच्ड टू द प्रोथोरैक्स, सेकंड वन पेयर इज अटैच्ड टू द मेसोथोरॅक्स, एंड थर्ड वन पेयर इज अटॅच्ड टू द मेटाथोरॅक्स. 3 पेयर 3 वेगळ्या सेगमेंटला अटॅच असतात. अब्डोमिनल रिजन मध्ये बिलकुल याला पाय नसतात. फक्त पाय जे असतात ते कुठे अटॅच असतात? दे आर अटॅच टू द थोरॅसिक रीजन ओनली, नॉट टू द अब्डोमिनल रीजन. क्लियर? उसके बाद में सबसे लास्ट में देखो, दिस वन इज द एब्डोमेन. ये एब्डोमेन वाला स्ट्रक्चर है देखो इसका. और एकदम एंडिंग में एनल सर्काई नाम का यहाँ पे पार्ट होता है, जो मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल में भी प्रेजेंट होता है. इसका वर्क क्या होता है देखिए. तो दीज 2 स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ग्राउंड वाइब्रेशन. ग्राउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते बेटा. ये चेक द ग्राउंड वाइब्रेशन. जमिनीवर जर काही हालचाल झाली त्याला डिटेक्ट करण्यासाठी हे स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल असतात. मेल मध्ये भी प्रेझेंट असतात आणि फिमेल मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतात. आता एक ऍडिशनल स्ट्रक्चर असतं मेल मध्ये. मेल के अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, उसका नाम होता है एनल स्टाइल. फक्त मेल मध्येच असतं, फिमेल मध्ये हे स्ट्रक्चर अब्सेंट असतं. अगर हमको मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो if they are having a anal style, that time it is a male candidate. And if that structure, sorry, that animal, they are not having any type of anal style, that time it is called as a female candidate. अगर anal style है orally लास्ट सेगमेंट में, तो वो कौन सा होता है? मेल कैंडिडेट होता है. और एनल स्टाइल अगर नहीं है तो वो कौन सा कैंडिडेट होता है? दैट इज अ फीमेल कैंडिडेट. तो उसके बेसिस पे हम ओरली इन 2 एनिमल्स को, कॉकरोच, मेल फीमेल कॉकरोच को डिटेक्ट कर सकते, चेक कर सकते बेटा. ओके. अभी माउथ पार्ट के पूरे, जो माउथ के पूरे स्ट्रक्चर्स है उसका हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करेंगे. ओके.
पूर्ण जे पार्ट्स असतात ते प्रत्येक पार्टचं आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. तो देखो दीज आर दी माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स है. तो माउथ पार्ट्स में फर्स्ट वन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन दर माउथ दैट इज अ लैब्रम, ये सिंगल होता है. फर्स्ट वन स्ट्रक्चर इसको हम लैब्रम बोलते हैं. ये सिंगल होता है, सिंगल, और ऊपर से प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ हेड रिजन. डॉर्सल साइडला असते हेडच्या आणि एकच असतं म्हणून त्याला आपण अप्पर लिप सुद्धा कन्सिडर करत असतो. इसको अप्पर लिप भी बोलते. देखो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द अप्पर लिप. ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अप्पर लिप बोलेंगे. ये अपर साइड को प्रेजेंट होता है. ओके. उसके बाद में दूसरा ये मैंडिबल नाम का स्ट्रक्चर होता है. दो होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होता है बेटा. इस साइड को एक, इस साइड को एक, दोनों साइड को दो होते हैं. देखो मैंडिबल, ये देखो यहां से निकलती है मैंडिबल. ये एक मैंडिबल, दूसरी साइड को दूसरा मैंडिबल, दो साइड को दो मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं. तो इसका वर्क भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है वर्क. इसके बाद में तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर उसका नाम होता है मैक्सिली. ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. पेयर में प्रेजेंट हो गए ये मैक्सिली भी. तो यहाँ से निकल रहा है देखो ये मैक्सिला, ये वाला, ये मैक्सिला होता है. दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिला. ये वाला और ये वाला, दो मैक्सिली नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. तीसरा हमारे टंग की तरह इसके अंदर भी एक टंग होती है. इस टंग को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेरेंक्स. इसके अंदर जो टंग होगी उस टंग को हम क्या बोलेंगे? हाइपोफेरेंक्स. हाइपोफेरेंक्स मीन्स अ टंग लाइक स्ट्रक्चर which is present in the central part of their mouth that we call as a hypopharynx. Another one structure which is present in their mouth that is called as a labium. This is a lower lip. Lower lip means कौन सी साइड को होगा बताऊं जी? Labium. This is a lower lip which is present in case of the cockroach. Mouth parts of cockroach. कुठं असेल तो सांगा मला. बघा सगळे स्ट्रक्चर इथे तुम्हाला दाखवलेले आहेत. each and every स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया गया है बेटा. तो ये लोअर लिप जो होगा लैबियम, ये कौन सी एरिया में प्रेजेंट होगा? डॉर्सल एरिया में प्रेजेंट होगा, वेंट्रल एरिया में प्रेजेंट होगा, या लैटरल एरिया में प्रेजेंट होगा? करेक्ट. ये जो हाँ डॉर्सल नहीं, वेंट्रल एरिया. तो वेंट्रल साइडला प्रेजेंट असतो. तुम्ही बघा आता हे मी तुम्हाला अप्पर लिप म्हणल्यानंतर काय असणार? वरची बाजू असणार. वरची बाजू म्हणजे त्या ठिकाणी डॉर्सल साइड. और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर होगा, दूसरा वाला स्ट्रक्चर लैबियम, वो लोअर लिप है. लोअर लिप होने की वजह से कहां प्रेजेंट होगा? दैट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल पार्ट. वो वेंट्रल पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है. दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर एरिया मीन्स अ वेंट्रल पार्ट. वेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होता है बेटा. तो हर एक का फंक्शन ये देखो. ये वाला है देखो लैब्रम. This one is the labrum. This is present in the dorsal area. Another, this is the mandible. It is having serrated margin. You know serrated margin? This mandible having serrated margin. इसके अंदर के साइड को serrated margin होती है. ये serrated margin है देखो. serrated margin का म्हणणार बरं आपण याला? This one is a serrated margin. ये वो ही जी असते हिला serrated margin म्हणतात. काय बेनिफिट असेल या serrated marginचं? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस serrated margin? ये देखो यहाँ पे है देखो ये वाला. काय बेनिफिट असेल बरं या पार्टचं? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दिस? क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो? कोई भी बताओ उसका आंसर मुझे. परफॉर्म विच फंक्शन? एनीबडी फ्रॉम यू? सिरेटेड मार्जिन म्हणजे ते आपलं करवती असते ना, करवती आरापत्ती वगैरे असतं बघा. लोखंडाला कट करण्यासाठी किंवा लाकडाला कट करण्यासाठी ते हे असतं असं. त्याला अशा एक्यूट असे स्ट्रक्चर असतं बघा पुढच्या साईडला असं 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 असल्यासारखं असतं. तो इसकी वजह से वो जो लकड़ी होती है या फिर कोई भी आयरन की चीज होती है तो उसको अच्छी तरह से कट कर सकते हैं उस मार्जिन की वजह से. सेम मार्जिन यहाँ पे प्रेजेंट है देखो इस मैंडिबल के अंदर प्रेजेंट होगी. इसका बेनिफिट क्या मिलेगा बेटा? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मार्जिन? खूप साधा आणि सिंपल क्वेश्चन विचारला मी तुम्हाला. दिस इज अ व्हेरी इझी क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज बेनिफिट ऑफ serrated margin? Serrated margin is present on both
मैंडिबल, दोनों मैंडिबल के ऊपर सेरेटेड मार्जिन प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट सेरेटेड मार्जिन? ठीक है, इसके लिए फॉर हाँ फूड, यस बरोबर आहे. तुझा आवाज थोडा प्रॉपर आला नाही. आन्सर तुझं आय थिंक क्लिकिंग द फूड. हाँ, क्रशिंग द फूड, करेक्ट. वो फूड को क्रश करता है. क्रशिंग फूड, फूड को क्रश करता है डायरेक्टली, ब्रेक करता है तोडणे के लिए. मॅन्डिबल काय करतो, जर फूड मध्ये एंट्री करत आहे त्या फूडला सॉलिड असेल थोडं, त्याला काय करतो, तो क्रश करतो, फोडू शकतो. अशा प्रकारची ॲबिलिटी या मॅन्डिबल मध्ये असते. ओके, दैट इज ग्राइंडिंग रीजन. देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है, ग्राइंडिंग रीजन ऑफ इंसिजन एरिया, सॉरी इनसाइजिंग एरिया, इंसिजन रीजन. तो डायरेक्टली जेव्हा फूड एखादं मध्ये एंट्री करतं, तर ते फूड बारीक बारीक पार्टिकल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी हा एरिया, सॉरी हे स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल असतं. उसके बाद में भी एक अंदर होता है, देखो गिजार्ड नाम का, वो गिजार्ड का भी यूज इसी तरह है, मगर पहला उसका ब्रेक करने का काम जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मैंडिबल के द्वारा किया जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर माउथ. ओके, तो हर एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद में ये वाला देखो, ये दोनों साइड को स्ट्रक्चर होते हैं, इसका नाम है मैक्सिली. इसको मैक्सिला और मैक्सिली कहा जाता है. सिंगल मैक्सिला, सिंगल मैक्सिला, कंबाइनली हम इसको मैक्सिली वर्ड यूज करेंगे. तो इसका काम होता है फूड को होल्ड करना मीन्स पकड़ के रखना. फूडला पकडून ठेवण्यासाठी हा मॅक्सिला नावाचा पार्ट इसेंशियल असतो. ओके, और उसके बाद में सबसे लास्ट में देखो, ये दो स्ट्रक्चर है, देखो रह गया अभी, लैबियम और हाइपोफेरेंक्स. तो हाइपोफेरेंक्स इज अ सेंट्रल पार्ट, सबसे अंदर रहता है, हमारी टंग की तरह काम करता है. देखो, मगर हमारे टंग से थोड़ा सा अलग होता है हाइपोफेरेंक्स. उसमें ऐसे थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर, और उसके बेस में सलाइवरी ग्लैंड इसकी ओपन होती है. कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड उसके बेस में ओपन होती है. तो दैट इज एक्ट लाइक अ टंग. बराबर सेंट्रल कैविटी में होता है वो, लॅब्रम और लॅबियम के अंदर होता है. लॅबियमच्या फ्रंट साइडला असतो थोडासा, आणि लॅब्रमच्या खालच्या साइडला असतो. दोन मॅन्डिबलच्या मध्ये, दोन मॅक्सिलाच्या मध्ये असतो तो हायफेरेंक्स. और सबसे लास्ट में जो स्ट्रक्चर है बेटा, दैट इज अ लैबियम. इट इज रिस्पॉन्सिबल पासिंग द फूड इनसाइड देयर बॉडी. उसके इसोफेगस की तरफ या फिर उसके एलिमेंट्री कैनाल की तरफ फूड को पास करने के लिए लैबियम नाम का स्ट्रक्चर इसेंशियल होता है. और दूसरा एक काम करता है, ये फूड को गिरने नहीं देता नीचे, फूड को पकड़ के रखेगा मैक्सिला की तरह ही, और फूड को आगे पास करेगा. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द फूड इनसाइड द बॉडी. बॉडी को अंदर, बॉडी के अंदर उसको पास करेगा बेटा. ये ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होती है. क्लियर? तो इच एंड एवरी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक स्टॉप हो जाएंगे. अगर आपको कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो बताइए मुझे. इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू आस्क मी. उद्या आपल्याला प्रत्येक माउथ पार्ट थोडंसं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बघायचं आहे, आणि नंतर मग आपल्याला पुढे बाकीची मॉर्फॉलॉजी चेक करायची. मयुरी स्क्रीन व्हिजिबल होत नव्हती एवढ्या. आय थिंक दॅट इज ड्यू टू युअर नेटवर्क प्रॉब्लेम. कदाचित एखाद्या वेळेस तुमचं नेटवर्क प्रॉब्लेम जर झालं तर स्क्रीन व्हिजिबल होत नसते. दोन्हीकडेचा नेटवर्क प्रॉब्लेम, तुमच्याकडे जरी नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल किंवा माझ्याकडे जरी, तर थोड्या वेळानंतर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो. आय थिंक तसं झालं सुद्धा असेल. बाकी काही प्रॉब्लेम आहे का? एनी प्रॉब्लेम? सर मेल कॅन्डिडेटला कसं ओळखायचं इन डिफरंट हा, पार्ट? ओरली जर आपल्याला मेल कॅन्डिडेट आणि फिमेल कॅन्डिडेट मध्ये डिफरन्शिएट करायचं असेल, तर त्या ठिकाणी अॅनल स्टाईल नावाचं स्ट्रक्चर असतं त्याच्या एंडिंगला. ओके, कोणाच्या, मेल कॉकरोचच्या. ते अॅनल स्टाईल जर प्रेझेंट असला तरच त्या ठिकाणी तो मेल कॅन्डिडेट असला, आणि ज्याच्यामध्ये अॅनल स्टाईल नाहीये, अॅनल स्टाईल नाहीये, अशा प्रकारच्या इंडिव्हिज्युअलला आपण फिमेल इंडिव्हिज्युअल कन्सिडर करायचं. ते कुठं असतं माहित आहे? अॅनल स्टाईल हे लास्टच्या सेगमेंट मध्ये असतं. लास्टचे काही सेगमेंट असतात त्याच्यामध्ये असतं. ओके, हा, काय नाव समीक्षा, सॉरी प्रियन, ये क्या डाउट है बताओ बेटा मुझे. एनी अदर डाउट? तो अॅनल स्टाईल ते फक्त, आणि अॅनल सर्काय नावाचं स्ट्रक्चर आहे, दोघांमध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतं, मेल मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतं और फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर भी प्रेझेंट होता है. मगर एनल स्टाइल सिर्फ मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर नहीं रहता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट. ओके.
ज्यांना डाऊट नाही तर लेफ्ट करू शकता बेटा, नो प्रॉब्लेम. ज्यांना काही डाऊट असेल तर विचारण्यासाठी थांबू शकता, असं काही इश्यू नाही. बाकीचा तुमचा क्लास असेल ना नेक्स्ट केमिस्ट्रीचा. अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे, नो प्रॉब्लम. बट अगर किसी को कुछ डाउट नहीं तो लेफ्ट करके दूसरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम क्लास यहाँ पे बंद करेंगे. यस, नेक्स्ट क्लास में अभी हमारा सेम टाइमिंग होगा बेटा, ये बायोलॉजी के लिए. आदित्य, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का टाइमिंग जो होगा इसके आगे स्टार्ट होगा अभी 8:30 के बाद, सॉरी 7:15 याच टाइमला होणार. 8:20 पर्यंत चालू झाला असेल तुमचा क्लास. ऍक्च्युअल टायमिंग तुमच्याच केमिस्ट्रीच्या क्लासचं 8:15 आणि 8:20 पर्यंत चालू होतं वाटते. तर चेक करा. तर आजच्यासाठी आपण इथंच थांबू.